क्या नरेंद्र मोदी संघ से अलग है? वो स्वयंसेवक रहे, प्रचारक की भूमिका में रहे। बड़ा जो संदेश है वो ये भी है कि एक बड़ा वर्ग है ऐसा जो लगातार ये कटाक्ष करता है कि इस देश को अब जाने का मतलब एक और है राहुल भाई, मुझे जो लग रहा है कि एक तो आप बार बार कह रहे हो संघी है, संघी है, संघी है, प्रचारक की भूमिका हो या स्वयंसेवक की भूमिका, उन्होंने संघ में रहकर इनके पिताजी मोहन भागवत जी के पिताजी उस समय सरकारवाह थे। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि पिछले काफी कुछ दिनों से जो पूरे देश में एक माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में उन्हें संघ के मुख्यालय नागपुर जाना पड़ रहा है। जब सबसे पहले बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उसके बाद 2019 में तब उससे भी ज्यादा सीटें लेकर के आई बीजेपी, और इस बार जब बीजेपी की सबसे कम सीटें हैं फिर भी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के सरकार चला रही। तो अगर वो नागपुर जा रहे हैं तो वो क्या कारण है? और बहुत सारा एक बड़ा मीडिया वर्ग जो पिछले काफी दिनों से ये चला रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी से हटने वाले हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उनकी कुर्सी भी जाने वाली है। टाइमलाइन दे दी गई, तारीखें दे दी गई, बस इस तारीख को इतने बजे घोषणा होने वाली है। तो ये जो ताकतें जो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि कैसे ना कैसे करके इस देश से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी या फिर अब कहें तो योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को कैसे हटाया जाए। चुनाव में खूब कोशिशें करके देख ली, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो कोशिशें की जा रही हैं, ये माहौल जो बनाया जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। और ऐसा क्या हुआ कि सारे के सारे जो दावे थे, जो वादे थे, वो खोखले साबित हुए। प्रकाश भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही बताइए, ये जो माहौल जो बनाया जा रहा था पिछले 10 दिनों से, एक तरफ हम ये बात कर रहे थे कि भाई अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जा रहे हैं तो शायद एक विजन आगे का कैसे होना चाहिए उसके बारे में बात करनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये माहौल बनाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अगर संघ मुख्यालय जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो क्या था? राहुल जी, इस बात को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश में एक वर्ग है, वर्ग क्या, पत्रकारों का गिरोह कह लीजिए। और पत्रकार क्यों कह रहे हैं उन लोगों को, वो सब बेसिकली पेड, वो होता है ना, पेड यूट्यूबर्स कह लीजिए, पेड कथित पत्रकार कह लीजिए, कि कहीं से कुछ दाना रोटी आया, क्या बोलना है क्या लिखना है सब स्क्रिप्टेड है। और इसमें यह है कि नरेंद्र मोदी चूंकि वर्तमान है, तो उनको कब हटाया जाए, उनको कैसे निकाला जाए, उनको कैसे डिफेम किया जाए, नेम शेम किया जाए, वो योगी आदित्यनाथ भविष्य के लीडर, तो उनको भविष्य के लिहाज से। अब आप ये बताइए, अगर मैं मेरे घर जाता हूँ, मुझे मेरे माता पिता बुलाते हैं, तो इसको लोग कैसे कहेंगे, ओ प्रकाश के पिताजी ने बुला लिया। इसमें अनोखी कौन सी बात है? अगर संघ ने, मान लीजिए संघ ने तलब कर लिया नरेंद्र मोदी को, तो कर लिया तो कर लिया। अगर इसमें रत्ती भर सच्चाई है तो क्या नरेंद्र मोदी संघ से अलग है? वो स्वयंसेवक रहे, प्रचारक की भूमिका में रहे, और जो सीखा वो संघ से सीखा, आरएसएस की देखरेख में सीखा। तो वहां गए तो अनोखा क्या हो गया? दूसरा ये कि क्या नरेंद्र मोदी 2014 के बाद नहीं जा सकते थे? पहली बार चुन करके आए, चले जाते, संघ की मदद से आए, चुन के, संघ की वजह से ही चुनकर आए, संघ ने ही उनका नाम आगे किया, 2019 में चले जाते। लेकिन अब गए। अब जाने का मतलब एक और है राहुल भाई, मुझे जो लग रहा है कि एक तो आप बार बार कह रहे हो संघी है, संघी है, संघी है, संघी है, वो बार बार कहते हैं, लोग मानते नहीं है। अब उन्होंने जाके सीधे कह दिया, हूं संघी, हूं निक्कर पहनता हूं, खाकी है, और कोई दिक्कत? लोग कहते हैं ना, आरोप लगा संघी है संघी भाई। नागपुर न जाना या जाना ये इंडिविजुअल चॉइस है प्रधानमंत्री की। जब तक नहीं लग रहा था नहीं जाना है, नहीं गए। जरूरी थोड़ी है राहुल भाई, अगर हमारे आपके संबंध अच्छे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि मिलना रोज है। नहीं, इसमें तो प्रकाश भाई एक देखिए, एक बड़ा जो संदेश है वो ये भी है कि
एक बड़ा वर्ग है ऐसा जो लगातार ये कटाक्ष करता है कि इस देश को, इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो संघ सरसंघचालक हो या फिर वो प्रधानमंत्री मोदी हो, या अब उनमें देखिए और भी बीजेपी के कई नेताओं के नाम आने लगे। 15 साल से एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, खत्म जो करना है, जो भी लोग कह रहे हैं, तो खत्म हो जाना चाहिए था। तो इस बात में रत्ती भर कोई सच्चाई है ही नहीं। न संघ इस बात को कभी कहता है, न एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी कहती है। दूसरा, लोग बीजेपी की बहुत बात करते हैं, बीजेपी जैसी जैसी 36 संस्थाएं हैं संघ के अंदर में। अब इतना ही काम थोड़ी रह गया है मोहन भागवत को और नरेंद्र मोदी को कि नागपुर जाके हम डिस्कस करें कि अच्छा बताइए प्रेसिडेंट किसको बनाए। हम, मुझे और आपको अगर कुछ डिस्कस करना है ऑफिस से संबंधित, तो इसके लिए कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं, हम लोग फोन पे भी कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ये दोनों ही चाहते थे कि ये जरूरी है, ये तस्वीर, ये विजुअल्स देश में देखा जाना, तस्वीरें बाहर जाना, ये जरूरी है। दूसरा, जिन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी की क्लास ले लेंगे मोहन भागवत या संघ क्लास ले लेगा, तो ले लेगा, तो ले लेगा, गार्जियन संस्था है वो। दूसरा, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हम उम्र है। अब भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, दिमाग अगर लगे दर्शकों थोड़ा सा बता देता हूं, आप खुद समझ लेना। मोहन भागवत के जो पिता थे, जब वो प्रचारक की भूमिका में थे गुजरात में, उनसे ही जो सीखा है नरेंद्र मोदी ने सीखा है। प्रचारक की भूमिका हो या स्वयंसेवक की भूमिका, उन्होंने संघ में रहकर, इनके पिताजी मोहन भागवत जी के पिताजी उस समय सरकार्यवाह थे गुजरात में, उनकी देखरेख में इन्होंने सीखा है। अब आप ये समझ लीजिए मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के संबंध कितने पुराने। नरेंद्र मोदी ने, राजीव तुली है संघ के बड़े जानकार हैं, उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने किताब लिखी मुख्यमंत्री रहते हुए, कर्मयोगी। उस जमाने में उस बुक के विमोचन में मोहन भागवत और साध्वी रीतांबरा खड़ी है। उस समय मोहन भागवत उस समय ये सरसंघचालक नहीं थे। आप ये समझो राहुल भाई, ये संबंध ऐसे हैं ही नहीं कि एक प्रधानमंत्री मिल रहा है और दूसरा हेडमास्टर मिल रहा है, नहीं है ऐसा। नहीं भाई, कुछ दिनों के लिए देखिए ऐसा हो सकता है। हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जब जेपी नड्डा जी, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब बीजेपी इतनी सक्षम हो गई है। हम आप जब काम करते हैं, हम आप जब काम करते हैं, सामान्य ऑफिस की बात ले लेते हैं, हम आप जब काम करते हैं तो आदमी अपने काम का मूल्यांकन नहीं करता है क्या? अच्छा बुरा नहीं बताता है क्या? इसमें क्या होता है कि मैं अगर कुछ आपसे कह रहा हूँ या आप मुझसे कुछ कह रहे हो, तो एक दूसरे को डिक्टेट करना थोड़ी है। हाँ, वही देखिए उसके बाद में जो माहौल मैं बता रहा हूँ कि जो बनाने की कोशिश की गई दर्शकों, वो बयान आया। उस बयान आने के बाद में हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ। देखिए बहुत सारे वो कारण हैं, अलग अलग कारण हैं, उन पर अगर बात करेंगे। 50 चीजें होती है भाई। आप लगातार ये कहा जा रहा है कि देश में नरेंद्र मोदी आ गए, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हिटलर है। बीजेपी इसको काट नहीं रही है। हो सकता है संघ की तरफ से कहा गया होगा इसको, नैरेटिव को काटिए। बीजेपी कंफर्टेबल नहीं थी, बोला जी नहीं काटना चाहते। वो सब चीजें रिजल्ट में जब आ गई, तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी तो आप एनालाइज करते हो ना चीजों को। आपने देखा कि भाई ये तो नुकसान हो गया। एक झूठ जो बार बार खुले में बोला जा रहा था, आपने उस झूठ को नहीं रोका, आपने उसको पर जो है अपने आधार या क्या कहते हैं अपना तथ्य जब नहीं फेंका, तो लोगों ने उसको सच मान लिया। जब आप इस बात पर पहुंचे, निष्कर्ष पर पहुंचे, तो फिर आप बताइए, चाहे आपके हरियाणा चुनाव हो, महाराष्ट्र चुनाव हो, आपका उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो, जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे क्या है। तो बात यह है ना राहुल भाई कि जब हम आप काम करते हैं, तो काम के सिलसिले में ये देखो, मैं आपको बता रहा था, संघ के एक बड़े नेता को मैंने फोन किया, तो वो मुझसे कह रहे थे प्रकाश देखो, कोई भी विवाद संघ और बीजेपी में व्यक्तिगत नहीं होता है। जो कुछ होता है वो कार्यशैली से जुड़ा होता है। कार्यशैली मतलब कोई भी चीज जब आप तय कर रहे हैं, तो या तो उस पर संघ की हामी होगी, या संघ कहेगा नहीं जी इसको ऐसे कर सकते हैं। एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप स्वतंत्र हैं, आप माने ना माने। आप मानते हैं वेल एंड गुड, नहीं मानते हैं तो संघ इस बात का दबाव आप पर नहीं देता है। हाँ, लेकिन जब उस चीज का रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर आप कहां जाओगे? बच्चा अपनी मनमानी जब करता है, तो माँ बाप कहते ठीक है कर ले, नहीं आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, फिर आप कहां जाओगे? फिर उसी माता पिता के पास जाते हो कि क्या करना है। तो फिर से अच्छा गार्जियन क्या होता है? अच्छा गार्जियन, हाँ आओ इसको ऐसे कर लेते हैं। संघ उस गार्जियन की तरह है।
संघ उस गार्जियन की तरह नहीं है जो अपने बच्चे को रोड पर छोड़ देता है। आपको सीख मिलनी थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप आपको सीख चुके मिल हैं, गई। वहां से आगे बढ़ और आप ये समझो कि ये इस तरह का सिचुएशन ही नहीं है जहां दोनों तरफ से लोग एकदम तैयार हैं कि अजी हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। क्यों? क्योंकि संघ का काम करने का, संघ काम करता है सामाजिक क्षेत्र में। संघ का एक विंग है बीजेपी, और संघ क्या काम कर रहा है ये हाँ, किसी को पता भी नहीं, किसी को पता नहीं है। यही और उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, और संघ सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। ये बहुत सीधा है। हाँ, संघ ये जरूर चाहता होगा कि इस देश में सामाजिक तौर पर जो एक क्रांति की बात वो करता है, जो सामाजिक चेतना की वो बात करता है, जो सांस्कृतिक जागरण की वो बात करता है, उसमें सरकार की तरफ से पहल दिखना चाहिए। बस इतनी सी बात है। दूसरा, मैं फिर कह रहा हूं कि आप ये इस बात को समझो भाई, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत किसी चीज को लेकर एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं हो सकते। वो इसीलिए क्योंकि आज का संबंध नहीं है। दूसरा, विचारों की भिन्नता तो हो सकती है, किसी काम को कैसे करना है या नहीं करना है, इस पर हमारी आपके मत अलग अलग हो सकते हैं। और उसके बाद हम एक टेबल पर बैठ करके उसकी बातचीत भी कर सकते अब ये हैं कि कितना, भाई अरे भाई आप ये बताइए, हमारे आपके परिवार में किसी एक बात पर क्या सब एक मत होते हैं? बैठ के जिक्र करते हैं सभी कि भाई और- क्या करना है क्या नहीं करना है। और बाद में अगर आपने कुछ किया और उसका रिजल्ट सही नहीं है, आप उस पर भी बात करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि परिवार में कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कोई बड़ा होने की कोशिश कर रहा, नहीं है ऐसा। अब इस पूरे मामले में समझ समझ का फेर है राहुल भाई। आप इसको देखना कैसे चाहते हैं? जो मोदी विरोधी हैं, जो योगी विरोधी हैं, जो संघ के विरोधी हैं, वो इसमें एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करेंगे कि संघ और बीजेपी के बीच एक दीवार है, संघ नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करता है। और नरेंद्र मोदी और योगी दोनों ही के पीछे एक तरह का गुट पड़ा हुआ है। वो गुट एक ही है, वो थोड़े थोड़े समय पे स्विच कर लेता है। कभी नरेंद्र मोदी की तारीख बताता है, कभी योगी आदित्यनाथ की तारीख बताता है। आजकल वो नरेंद्र मोदी की तारीख बता रहा है कि अभी सितंबर में चले जाएंगे, सितंबर के बाद जाना होगा। वो आगे हैं, संजय राउत ने कहा है, शिवसेना वाले, कि आप अल्टीमेटम, हम स्क्रीन पर आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स आप देखिए और आप समझिए कि किस तरह से किसको क्या अल्टीमेटम मिला। मुझे नहीं पता, भगवान जाने। एक तो या तो महाभारत वाले संजय थे, जो संजय युद्ध देख रहे थे रणभूमि का और विवरण धृतराष्ट्र को कर रहे थे। एक ये उद्धव ठाकरे वाले संजय है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी खा गए, फिर भी इनको चैन नहीं है। दूसरा, दर्शकों आप ये समझना, एक गुट है जो नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ता है। फिर जब वो नरेंद्र मोदी से बोर हो जाता है, फिर उसका लगता है यार इधर तो कुछ हो नहीं रहा है, फिर वो दौड़ के लखनऊ चला जाता है। फिर क्या, तो योगी आदित्यनाथ। और इन दोनों ही नेताओं के पीछे क्यों, उसका एक महज कारण हम लोग पहले भी बता चुके हैं। एक, नरेंद्र मोदी को आज हरा पाने की स्थिति में विपक्ष है नहीं, तो एक ही साधन है कि कैसे भी नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाए, नरेंद्र मोदी चोटिल हो जाए, नरेंद्र मोदी का कुछ पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, अरे कैसे भी बेड रेस्ट हो जाए। तो क्या है कि थोड़ा खुला मैदान मिले खेलने के लिए। दूसरा खिलाड़ी जो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ बैठा है, उसको इस देश का जनमानस नरेंद्र मोदी के बाद, मैं फिर कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के बाद उसको देश में ऐसा वर्ग है जो दिल्ली में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। तो ऐसे लोग जो आज नरेंद्र मोदी को नहीं हरा पा रहे, वो ये सोच के परेशान है कल को योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ जाएंगे, उनके लिए देश में इसी तरह से हार्ड हिंदुत्व पर वोटर जमा हो जाएगा। तो हम आज हार रहे हैं, कल भी हारते रहेंगे। भाई आप 2014 से लगातार तो प्रयास कर रहे हैं। हाँ। आप 2014 में देखा, 2019 में देखा, 24 में फिर देखा, भले ही बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई हो, लेकिन उसके बावजूद अब आप ये भी देखिए प्रकाश भाई, दर्शकों समझिएगा, जो फैसले इस कार्यकाल में अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ शपथ ग्रहण समारोह हुए, जो फैसले इस बीते 1 वर्ष की मैं बात करूं हुए हैं, क्या आपने देखा कि क्या पहले इस तरह के फैसले हुआ करते थे? और वही, क्योंकि ये प्रयास करके देख लिया कि भाई सीधी अगर राजनीतिक लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, तो आप उनमें नहीं हरा सकते। वो भले ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो भले ही प्रधानमंत्री मोदी हो। लेकिन अब जो ये खबरें जो चलाने का दौर जो शुरू हुआ है, संघ और बीजेपी, संघ ने दिया ये नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, दौड़े दौड़े जेपी नड्डा दिल्ली पहुंचे। ये देखिए, ये पिछले 10-12 दिनों से जो भी लोग बीजेपी को संघ को समझते हैं, भाई एक सीधी सी बात, अभी दिल्ली का चुनाव हमने देखा भाई, कुछ भी अगर जहां जहां दिल्ली
को छोड़ करके कहीं भी किसी भी राज्य में अगर सरकार बन जाती है बीजेपी की, 1 दर्जन से भी ज्यादा पहले तो नाम चलते हैं, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और आखिर में जो सबसे दिग्गज नेता होता है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही होती हैं, उसको हाथ में एक पर्ची थमा दी जाती है कि भाई जाइए प्रेस के सामने और अनाउंस कर दीजिए कौन होगा मुख्यमंत्री, जहां किसी को कुछ भी नहीं पता। तो ये भाई साहब कौन है और ये सूत्र कौन है? दर्शकों, एक चीज समझना कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी के दौर में जब आप देखेंगे, बीजेपी बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से आपको अलग लगेगी, वो संगठन की पार्टी है। दूसरी पार्टियों को जब आप देखेंगे तो वहां कोई एक व्यक्ति केंद्र में होगा और उसके इर्द गिर्द भीड़ होगी, वो चाहे कितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर किसी राज्य के क्षेत्रीय दल, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक अंतर आपको स्पष्ट होगा। दूसरा देखिए, समझिएगा एक बेसिक कारण, मैंने आपसे कहा कि एक वर्तमान का नेता है जो हार नहीं रहा है, एक भविष्य में वैसा नेता संघ तैयार कर रहा है जो हारेगा नहीं। तो बस यही पूरी लड़ाई है, और जानबूझकर इन दोनों ही खिलाड़ियों के पीछे एक गुट, मतलब खिलाड़ियों से मेरा मतलब इन दोनों नेताओं के पीछे एक गुट पड़ा हुआ है, जो किसी भी तरह से इनके ऊपर नैरेटिव चलाकर, फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा चलाकर चाहता है कि शायद ऐसे ही रोक दें इनको। भाई देखिए, हर चुनाव में देखिए दर्शकों, देखिएगा ये जो कुछ तथाकथित जो पत्रकार हैं भाई साहब, बहुत सीनियर हैं, हमें देखिए हम कहते हैं उस बात को, तो ये कभी कभी मुझे सोच करके बड़ा मतलब अफसोस होता है उस बात का कि भाई ऐसे पत्रकार हो सकते हैं क्या? अफसोस मत किया करें राहुल जी, हमने उन लोगों के साथ काम किया है। हाँ। तो हम तो जानते हैं कि क्या मानसिकता है, क्या जहनियत है। देखिए सारा खेल क्या है, आप हर चुनाव में हरवा रहे हो। आप ये समझो कि हम आप अगर गिरते हो, चोट लगती है तो सीखते हैं। उन लोगों ने ये तय कर रखा है कि आजीवन चाहे जो हो जाए हमको झूठ बोलना है, और बात अगर नरेंद्र मोदी को हो तो 200% केवल झूठ बोलना है। नरेंद्र मोदी गुजरात में थे तो भी वो आदमी यही कर रहे थे, पहले संपादक थे, अब यूट्यूबर है। ऐसे बहुत सारे, अधिकतर संपादक आजकल यूट्यूबर ही हो गए, सब यही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके आंख पे पर्दा है और आप ये चाहते हो वो पर्दा आप हटा नहीं रहे हो। भाई आपने एक ऐसा चश्मा पहन रखा है जिसके भीतर से आपको केवल गलत गलत ही दिखाई देगा, कुछ सही आपको दिखाई दे ही नहीं सकता। ये सोचो कि जब आप एक के बाद अब तो 15 साल हो गए, 14 में आए, उससे पहले 13-14 साल गुजरात में रहे, तो आपको कुछ तो समझना चाहिए कि भाई आखिर एक नेता ऐसा क्या कर रहा है जो हर चुनाव जीत रहा है। मैं अगर खुद के एनालिसिस को ठीक भी मानता हूं, आप सब कुछ ठीक भी कह रहे हो, तो उस नेता के पीछे कौन लोग हैं जो पागल हैं? आखिर देश के वोटर के दिमाग पर कुछ तो यकीन करो, जनमानस की बुद्धि का कुछ तो सम्मान करो। या आप ही को सारा ब्रह्म ज्ञान है और आप लोग को लग रहा है कि आप जो लिख रहे हो ब्रह्मा की चेतना से लिख रहे हो और जो बोल रहे हो वही सच है? नहीं, फिर तो ईवीएम के भरोसे पर जीत रही है बीजेपी। हाँ। चुनाव आयोग जिता रहा है बीजेपी को। तो जहां जहां भाई साहब इनकी सरकारें हैं, जहां जहां से ये चुनाव जीत करके आते हैं बड़े बड़े अंतर से, यहीं देखिए ना, रायबरेली में कितने बड़े अंतर से राहुल गांधी को जिताया। कोई नहीं, उनकी बहन को देखिए, पहले ईवीएम पर पूछा, वायनाड से राहुल गांधी जीते, फिर उनकी बहन चुनाव लड़ी, फिर जीती, वहीं संसद में दोनों के दोनों हैं। तो ये तो कम से कम इतना विवेक तो किसी को होना पड़ेगा। बहुत बड़ा वर्ग है जो, सच बताता ना, उनका ना संघ से वास्ता है ना बीजेपी में उनको कोई भाव देता है। आप यकीन करिए, बीजेपी में ऐसे लोगों को भाव नहीं मिलता है। एक दौर था जब कैबिनेट आने से पहले मुख्यमंत्री का ये कैबिनेट किस किस को मिलने वाला है, कौन किस मंत्रालय में जाएगा, किस मंत्री का कौन सचिव होगा, कौन पीए होगा, सब ये सारी खबरें मीडिया में चल जाती थी। बिल्कुल। अब इस सरकार में उनकी कोई हैसियत नहीं है, तो सारा दर्द इस बात का है। दूसरा क्या कि ऐसे लोग जिनको न संघ को जानते, न पढ़ते, न लिखते, वो आपको बता देंगे कि संघ नाराज है, मोदी जी से नाराज है। मोदी, अरे भाई देखो बहुत सिंपल बात है, मोदी 282 वाले थे तो भी नहीं गए, और मोदी और शाह योगी से नाराज। हाँ, 300 वाले थे तो भी नहीं गए, 240 वाले हैं तो गए। तब जब तुम रोज सुबह शाम कहते हो कि नीतीश चले जाएंगे, नायडू चले जाएंगे, नीतीश चले जाएंगे, नायडू चले जाएंगे, ये सीधा मैसेज है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। और जाने के लिए बहुत कुव्वत चाहिए, बहुत गूदा चाहिए राहुल भाई। या तो आप नरेंद्र मोदी से ताकतवर हो तो चले जाइए, या संघ से ताकतवर हो तो चले जाइए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या हालत है आज? सीधी सी बात है, नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है, समर्पित है। और अगर सार्वजनिक जीवन में कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री का 5 बार पैर छू रहा है 1.5 साल में, कम से कम 5 विजुअल ऐसे होंगे, और कम से कम 20 बार ये कह चुका है कि भाई कहीं नहीं जाए। अभी अमित शाह थे तो बोले कि हम लोग नहीं। चंद्रबाबू नायडू की अगर हम बात करें तो देखिए ना आप, जब भी वो कभी
एनडीए से अलग होकर के लड़े हैं, तो उनके साथ में क्या हुआ है। और अब देखिए मजबूरी उनकी भी यही है कि अगर वो जब जब बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव जीतते हैं। दूसरा, उनको भी अपने बेटे को साबित करना लोगों में है कि 240 वाला प्रधानमंत्री है, 240 वाला प्रधानमंत्री है, कमजोर है, जगमग आ जाएगी, सरकार 5 साल चलेगी नहीं चलेगी, तो बहुत संभल संभल के चलेंगे। संभल के चलने का ये होगा कि प्रधानमंत्री नागपुर चलेगा। ये सीधा मैसेज है। आपको इसमें जो देखना है आप देखते रहिए। आपको छटपटाहट है, हम जानते हैं। आपको बहुत दर्द हो रहा है, छटपटाने वाले आपको बहुत जलन हो रही है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें आएंगी। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी ने जो फैसले 282 सांसद रहते हुए, 303 सांसद रहते हुए नहीं किया, वो 240 वाली सरकार करेगी। राहुल भाई, आप पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे हैं उस चीज को कि भाई जो जो देखिए कर रही है सरकार, वक्फ को लेकर के कितनी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मामला एकदम पूरा सेट था कि भाई ठीक है, पहले हम बिल लेकर के आएंगे, है ना, जेपीसी में भेज देंगे, जेपीसी में भेज देंगे, उसके बाद में संसद के और पटल इसी पर दोबारा सत्र में आ रहा है, रखेंगे, इसी वीक में संसद के पटल पर रखेंगे। और पूरी ये संभावनाएं हैं, साफ साफ कह चुके हैं अमित शाह कि डंके की चोट पर इसको पास कराएंगे। वो देखिए अमित शाह या फिर मोदी या फिर योगी, वो जो भी कहते हैं, देखिए 370 को कहा था कि भाई खत्म करके रहेंगे, खत्म कर दिया। कोई नहीं कह रहा था कि 370 कभी खत्म हो सकती है क्या, लेकिन हो गई। और यही जो पार्टी के नेता हैं दर्शकों, वो यही कहते हैं कि जो अगर कह दिया तो वो डंके की चोट पर काम होगा। हम लोग इस वीडियो को ऐसे छोड़े जाते हैं, आप लोग समझना, जब आप कोई भी काम करते हैं या ऐसे इतने बड़े संगठन में चलाते हैं, दफ्तर में होते हैं, तो वहां मनभेद हो सकता है। आपको किसी बात से परेशानी हुई, किसी काम से परेशानी हुई, आपको किसी की कार्यशैली अच्छी नहीं लगी, हो सकता है। देखिए उस तरह के सिचुएशन में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकता, मनभेद नहीं हो सकता कि हम हमारे आपके किसी वीडियो को लेकर, किसी कंटेंट को लेकर हो सकता है मतभेद कि भाई नहीं नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, आप कह सकते हो इसको ऐसे कर सकते हैं, हाँ, लेकिन वो चीज अंदर नहीं होनी चाहिए कि हम इस पर आतुर हो जाएं कि एक दूसरे का नुकसान करने लगे, तब जबकि हमारा गोल एक ही है, सामूहिक गोल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी हो या योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो या फिर मोहन भागवत हो या संघों की, इन सबका गोल क्या है? संघ का गोल रहा हमेशा लंबे वक्त से कि एक वक्त में सरकार बनानी है, बन गई सरकार, पूर्ण बहुमत की भी सरकार बनी, और अब वो सब कुछ संघ कर पा रहा है जो वर्षों तक उसको लोग रोकते रहे अलग अलग राज्यों में, और सरकारों ने कितनी तरह की प्रतिबंध की कई बार बात हो गई। विपक्षी पार्टियां तो ताल ठोक करके कई बार ये कह चुकी हैं, अब भी कहती हैं अगर हमारी सरकार बनी तो भाई हम प्रतिबंध लगा देंगे। तो इसीलिए आप ये समझना कि भाई 282 वाला पीएम क्यों नहीं गया, 303 वाला नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए, 240 वाली गए हैं, तो इसीलिए गए हैं कि तुमको लगता है कि संगी हूं तो हूं, अब खुला खेल फर्रुखाबादी है। इस वाले सरकार में बहुत अटैकिंग बैटिंग होनी है, ये सब चक्कर में मत रहना कि गठबंधन की सरकार है। क्या रहूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए अभी केवल ये शुरुआत भर है दर्शकों, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा जिस तरीके से इतने कॉन्फिडेंस के साथ लगातार अमित शाह ने फिर कहा अभी कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कि जब मैं अध्यक्ष था पार्टी का तो मैंने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 30 सालों तक कहीं नहीं जाएंगे। अभी केवल 10 ही साल हुए हैं, 20 साल और बाकी हैं। क्या कुछ आगे होता है उसका हम सभी को रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।